वेरी वॉर्म गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हर साल की तरह जीजेपीसी लाइक बहुत सब्जेक्ट पे कांस्टेंट ऐसे वेबिनार सेमिनार करके अपने मेंबर्स के लिए एंड इंडस्ट्री एट लार्ज कांस्टेंट लाइक इट इज ऑलवेज ट्राइंग कि सबको ये इंफॉर्मेशन अच्छे से एनालाइज करके मिले, राइट टाइम पे मिले और उससे इंडस्ट्री का फायदा हो सके। सो इन दैट कंटेक्स्ट आज के ये बजट विश्लेषण में आप सबका तहे दिल से वेलकम। क्योंकि काफ़ी लोग अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं तो इनिशियल कुछ स्लाइड्स में थोड़ा जनरल चीज़ों के ऊपर बजट में जो फोकस एरियाज वगैरह है उसकी थोड़ी बात करूंगा एंड देन फिर टैक्सेशन रिलेटेड काफ़ी जो इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट्स है उसको हम एनालाइज करेंगे। तब तक और फ्रेंड्स भी शायद सेशन को ज्वाइन कर पाएंगे। सो पहले जो मैक्रो इकोनॉमिक पिक्चर है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है दिस डेज, खास करके जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री जो एक्सपोर्ट के ऊपर काफ़ी रिलायंट है और हम देख रहे हैं लाइक कांस्टेंट यूएस के अंदर ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन आने के बाद एक जो अफड़ा तफड़ी का माहौल मचा हुआ है। रोज हम देख रहे हैं कि इंडियन रुपी, इंडियन करेंसी डेप्रिशिएट हो रहे हैं और ऑल दिस हैज अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन ऑल ऑफ अस, नॉट जस्ट जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री की बात करें बट इन जनरल सबके लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग या तो इंडस्ट्री से डायरेक्टली बिलोंग करते हैं या फिर हम या तो इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट में या कोई ना कोई कंपनी में हम एम्प्लॉय है, तो सबको ये चीजें इम्पैक्ट करती है। इसलिए आई थिंक इट इज इम्पोर्टेंट कि एक अपना इकोनॉमिक सिचुएशन क्या है वो देख लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो इन द लास्ट 8 मंथ्स करंट फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो पिछले ईयर की कंपैरिजन में 17.9% ग्रोथ हुआ है विच इज वेरी पॉजिटिव। सो 47 बिलियन यूएस डॉलर से बढ़ के 55 यूएस बिलियन डॉलर एफडीआई बढ़ा है और एफडीआई बढ़ने से ओवरऑल ग्रोथ में डायरेक्ट और इनडायरेक्टली भी बहुत सी बेनिफिट्स इकोनॉमी को मिलते हैं। सेकंड, जो इस बार का एक बहुत बड़ा थीम है वो फिस्कल कंसोलिडेशन का थीम है। तो फिस्कल डेफिसिट अपना जो एक टाइम में कोविड के टाइम में 9.2% जितना शूटअप हो गया था वो फिर से कंट्रोल में लाके 24-25 करंट ईयर में इट विल बी एट 4.8%। इनफैक्ट लास्ट ईयर जब फरवरी में बजट आया था तब 5.1% का प्रोजेक्शन ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने दिया था, उससे भी कम यानी 4.8% ऑफ जीडीपी रहा है। तो फिस्कल कंसोलिडेशन के ऊपर बहुत गवर्नमेंट फोकस्ड है और ये क्यों इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर मैं आगे आऊंगा अपने सबके लिए, बिकॉज ये डायरेक्टली फिस्कल डेफिसिट इज कनेक्टेड विद इन्फ्लेशन एज वेल एज द एक्सचेंज रेट ऑफ द रूपी। हालांकि एक उसमें नेगेटिव पॉइंट ये भी है कि फिस्कल डेफिसिट कम होने की वजह सिर्फ टैक्स की रेवेन्यूज अच्छी रही है वो नहीं है, पर कहीं ना कहीं जो कैपिटल एक्सपेंडिचर, डिफेंस वगैरह के लिए जो खर्चा करना था, जो बजटेड एक्सपेंडिचर था, उतना एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट कर नहीं पाई, उसकी वजह से फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल में है। बट ऑल सेड एंड डन, लोअर नंबर ऑफ फिस्कल डेफिसिट इकोनॉमी के लिए बहुत ही बढ़िया है एंड नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए 4.4% का बजट दिया गया है विच अगेन इज वेरी पॉजिटिव। एक्सपोर्ट्स की बात करें तो फर्स्ट 9 मंथ्स ऑफ द करंट ईयर में 6% जितना ग्रोथ हुआ है, सो रीचिंग 602 बिलियन यूएस डॉलर्स। इंपोर्ट्स अपना 682 बिलियन डॉलर्स है, तो सेम पीरियड की ये 9 मंथ्स की बात करें तो 80 बिलियन डॉलर का डेफिसिट अपना ट्रेड अकाउंट के ऊपर है। इन्फ्लेशन जो बीच में बहुत आउट ऑफ कंट्रोल था और जिसकी वजह से रिजर्व बैंक ने इंटरेस्ट रेट्स भी बहुत बढ़ा रखे थे एंड विच टू अ लार्ज एक्सटेंट बोला जाता है कि आज की अपनी जो इकोनॉमिक सिचुएशन है थोड़ा ग्रोथ कम हो रहा है। जो 7-8% ग्रोथ की बात थी वो 6.5% प्लस माइनस के ऊपर आ गए हैं। उसमें इंटरेस्ट रेट हैज बीन अ मेजर स्पॉइल स्पॉट। जहां भी इंटरेस्ट रेट्स जब ज्यादा होते हैं तो इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो जाता है, बट विथ इन्फ्लेशन नाउ कमिंग डाउन टू बिलो 5%, आरबीआई के पास एक रूम रहेगा, एक पॉसिबिलिटी रहेगी कि धीरे धीरे करके इंटरेस्ट रेट
कम किए। सो नेक्स्ट आरबीआई मीटिंग इज इमीडिएटली दिस वीक, फ्राइडे को आरबीआई की मीट रहेगी, जब इंटरेस्ट रेट के ऊपर शायद कोई पॉजिटिव न्यूज अनाउंसमेंट हम सुन सकते हैं। और अगर इंटरेस्ट रेट कम होता है तो इकोनॉमी के लिए और हर एक बिजनेस के लिए, स्पेशली जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री, बिकॉज जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री यूजेस अ लॉट ऑफ बैंक क्रेडिट, वो वर्किंग कैपिटल क्रेडिट की बात करें या टर्म लोन्स की, तो द जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री यूजेस अ लॉट ऑफ क्रेडिट। तो अगर इंटरेस्ट रेट्स कम होते हैं तो कहीं ना कहीं अपने डायरेक्टली एडवांटेजियस रहेगा। तो विथ लोअर इन्फ्लेशन और स्टेबल मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स अगर है इंडिया के, तो फिर रूपी क्यों, रूपी शुड हैव रिमेन स्ट्रॉन्ग, ऐसा ही सबको लगता है। और फिर भी हम देख रहे हैं कि रोज बे रोज इन द लास्ट फ्यू मंथ्स रूपी कॉन्स्टेंटली डिप्रिशिएट हो रहा है। एवरी अदर डे इट इज टचिंग लाइफ टाइम लोज। तो उसकी क्या वजह है और नेक्स्ट ईयर के लिए हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? सो रूपी इज डेप्रिशिएटिंग अगेंस्ट द यूएस डॉलर, बट बाकी सब जो करेंसीज है, खास करके इमर्जिंग मार्केट करेंसीज, तो उसकी तुलना में रूपी फिर भी आइदर कम डेप्रिशिएट हुआ है या स्ट्रॉन्ग हुआ है। सो इन अ वे इवन आरबीआई का और गवर्नमेंट का ये स्टांस हो सकता है कि अपना एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस को बनाए रखने के लिए भी रूपी थोड़ा अगर डेप्रिशिएट हो, थोड़ा वीक हो, तो दिक्कत नहीं है, क्योंकि बाकी सब करेंसीज और ज्यादा डेप्रिशिएट हो रही है। और अगर रूपी स्ट्रांग रहता है तो कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस अपनी इम्पैक्ट हो सकती है। और एक रीजन है कि यूएस के अंदर बॉन्ड यील्ड्स जो है वो बहुत ही ऊपर चल रहे हैं, और बिकॉज ऑफ दैट पूरी वर्ल्ड में से, खास करके इमर्जिंग मार्केट्स में से, फंड फ्लो पूरा, इन्वेस्टेबल जो फंड्स है वो यूएस रिटर्न हो रहे हैं, यूएस वापस जा रहे हैं, क्योंकि वहां पे कुछ करे बगैर सेफ हेवन एसेट यूएस बॉन्ड्स की भी बहुत अच्छा उनको रिटर्न प्राप्त हो रहा है। लास्ट 4 मंथ्स में देखें तो FIIs have sold and withdrawn 1.15 lakh crores from the Indian stock market। तो ये भी एक वजह है, ये पूरा पैसा इंडिया से वापस यूएस खास करके और थोड़ा बहुत बाकी इमर्जिंग कंट्रीज में डाइवर्ट हो रहा है, विच इज पुटिंग अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन द इंडियन रुपीज। एंड देन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, जो नई ट्रम्प सरकार यूएस में आई है, एंड बिकॉज ऑफ देयर पॉलिसीज, बिकॉज ऑफ देयर स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स, बहुत से ट्रेड फॉर के डेंजर्स है। सबको लग रहा है कि ये अनसर्टन एनवायरनमेंट में सेफ चलना चाहिए, क्या होने वाला है किसी को पता नहीं है। एवरी अदर डे कुछ नया अनाउंसमेंट सडनली आ जाता है। तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस कि रूपी के ऊपर प्रेशर बना हुआ है। अपने जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स एक टाइम पे $700 बिलियन क्रॉस कर चुके थे, वो काफी रिड्यूस होके $640 बिलियन है। हालांकि इट इज स्टिल वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड टुडे, पर फिर भी देयर इज अ प्रेशर ऑन द रूपी बिकॉज एक्सचेंज रिजर्व्स आर गोइंग डाउन। और अगर फ्राइडे की पॉलिसी मीट में रिजर्व बैंक इंटरेस्ट रेट्स कम करते हैं तो दैट कुड बी वन मोर रीजन कि रूपी के ऊपर प्रेशर बना रहेगा। सो इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स करेंसी वॉलेटिलिटी भी रह सकती है, रूपी के ऊपर ज्यादा से ज्यादा प्रेशर रह सकता है। बट वंस दैट इज ऑल डन, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो वी कैन लुक एट अ मोर स्टेबल करेंसी, मोर स्टेबल रूपी, एंड दैट विल बी गुड फॉर द ट्रेड। अ लॉट ऑफ इंपोर्टर्स जिसने खास करके हेजिंग नहीं किया था, दे आर अ वेरी वेरी वरीड लॉट, क्योंकि जो स्पीड से रूपी डेप्रिशिएट हुआ है, इट हैज कॉट अ लॉट ऑफ पीपल अनअवेयर, और काफी लोगों ने काफी बड़े लॉसेस बेयर करने की नौबत आई है। मूविंग फॉरवर्ड, ये एक स्मॉल सिनॉप्सिस है कि अपने बजट के अंदर रूपी कहाँ से आता है गवर्नमेंट के पास और कहाँ स्पेंड होता है। तो रूपी कम फ्रॉम मेनली इनकम टैक्स 22%, एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज वैसे तो निकल गया है पर पेट्रोल डीजल वगैरह के ऊपर अभी भी एक्साइज ड्यूटी लगता है, तो 5% रेवेन्यूज कम फ्रॉम एक्साइज ड्यूटीज। जीएसटी 18%, कॉर्पोरेट टैक्स is 17%, customs duty is 4%, only 4% comes from customs, non-debt capital receipts 1%, non-tax receipts जिसमें डिसइन्वेस्टमेंट वगैरह होता है वो 9% है, and borrowings and other liabilities 24%. So as you can see,
गवर्नमेंट की टोटल जो भी लाइक जहां से भी रुपी आता है उसमें से 24% कम्स फ्रॉम बोरोइंग ओनली। अपनी रेवेन्यूज उतनी कम है और इसलिए अपन वी रन अ बिग फिस्कल डेफिसिट। Where does the rupee go? The largest proportion goes to interest payment servicing. So 20% तो जो भी एक्सपेंडिचर है वो सिर्फ इंटरेस्ट में ही चला जाता है, बिकॉज ईयर ऑन ईयर अपन बोरो करते रहते हैं, बोरो करने की जरूरत रहती है। देन सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स के अंदर 16%, सब्सिडीज 6%, डिफेंस 8%, 22% इज स्टेट्स शेयर ऑफ सेंट्रल टैक्सेस एंड ड्यूटीज, यानी स्टेट गवर्नमेंट के पास 20% जाता, 22% जाता है। फाइनेंस कमीशन और अदर ट्रांसफर्स 8%, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स जो गवर्नमेंट की है 8%, अदर एक्सपेंडिचर इज 8% एंड 4% इज पेंशन। जो बड़ी थीम है ये बजट की है, नॉट जस्ट दिस बजट, इन द लास्ट सेवरल इयर्स गवर्नमेंट की कुछ पेट योजनाएं और एक पाथ क्रिएट किया है ताकि 2047 तक इंडिया बिकम्स अ डेवलप्ड नेशन, विकसित भारत का जो स्वप्न है उसके लिए कुछ एरियाज के ऊपर बहुत गवर्नमेंट फोकस्ड है। तो एग्रीकल्चरल बाय डिफॉल्ट, बिकॉज बहुत सी जनता अभी भी एग्रीकल्चर के ऊपर गुजरान करती है, सो देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ इनिशिएटिव्स अनाउंस्ड ऑन एग्रीकल्चर। खास करके पल्सीज वगैरह की इंपोर्ट इंडिया के अंदर बहुत बढ़ रही है इन द लास्ट फ्यू इयर्स, और काफी ऐसी और एग्री कमोडिटीज है वेयर वी आर रिलायंट ऑन इंपोर्ट्स, तो उसमें सेल्फ रिलायंस लाने के लिए काफी स्कीम्स अनाउंस की गई है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, स्किलिंग से लेके गवर्नमेंट का जो फोकस रहा है वो कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को जॉब दिया जा सके, रिसर्च डेवलपमेंट वगैरह के ऊपर काफी फोकस किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर अगेन वन पेट एरिया, लास्ट फ्यू इयर्स में जो ग्रोथ इंडिया की जीडीपी में आई है उसमें मेजर कंट्रीब्यूशन हैज बीन कैपिटल एक्सपेंडिचर, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंडिचर। ये साल देखे तो हेडलाइन नंबर काफी फ्लैट रहा है। सो लास्ट ईयर के बजट में जो बजटेड फिगर थे और करंट ईयर में जो बजटेड फिगर है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर वो सिमिलर है, पर लास्ट ईयर जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर हुआ था, जैसे मैंने फिस्कल डेफिसिट के कंटेक्स्ट में बताया कि एक्चुअल एक्सपेंडिचर वाज लेस देन द बजटेड अमाउंट्स। तो अगर एक्चुअल एक्सपेंडिचर से कंपेयर करें तो फिर भी 10% 11% का ग्रोथ इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड में है, विच इज वेरी गुड। काफी हेडलाइन नंबर्स जिसके अंदर अर्बन सिटी डेवलपमेंट से लेके न्यूक्लियर एनर्जी रिलेटेड अनाउंसमेंट्स है। 10 लाख करोड़ न्यू प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट होगा, ऐसे अनाउंसमेंट्स है। एंड देन टूरिज्म, AI, every possible area which probably is important in making India a developed nation, उसके ऊपर ये बजट में भी अनाउंसमेंट्स काफी की गई है। कमिंग टू द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द बजट और एनालिसिस, और जो आप लोग सब सुनने के लिए मेनली ये सेशन ज्वाइन किए हैं। सो फर्स्ट कमिंग अप विद द डायरेक्ट टैक्स प्रपोजल्स, एंड इस बार का जो एकदम हेडलाइन न्यूज था, एंड सबको बहुत ही एवरीवन वाज प्लेजेंटली सरप्राइज्ड आल्सो, और सब बहुत ही खुश जिससे है वो नो पर्सनल इनकम टैक्स टिल अ टोटल इनकम ऑफ 12 लाख रुपीस। तो ये एक बड़ा अनाउंसमेंट था। एक्सपेक्टेशन 10 लाख तक का था, पर 12 लाख करके सबको चौंका दिया है। पर इसके अंदर बहुत इफ्स एंड बट्स, माइक्रो डिटेलिंग है जो शायद आप लोगों के ध्यान में अभी नहीं आया है, तो दैट इज वेयर वी नीड टू फोकस आवर अटेंशन। तो अगर सैलरीड एम्प्लॉय है कोई, उनके लिए 12 लाख प्लस 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन है। तो अगर वो न्यू रेजिम में जाते हैं तो 12,75,000 तक कोई टैक्स भरना नहीं रहेगा, जबकि नॉन सैलरीड इंडिविजुअल है तो 12 लाख तक का ये लिमिट है। इसके ऊपर अगर इनकम जाती है तो नॉर्मल स्लैब रेट्स अप्लाई करेंगे। तो पहले तो ये न्यू रेजिम में जो है उनके लिए ही ये 12 लाख का लिमिट है, और वो भी 12 लाख तक जीरो टैक्स है। 12 लाख के ऊपर 1 रुपया भी रहता है तो वो स्लैब स्ट्रक्चर में जाएगा। स्लैब क्या है उसके ऊपर मैं नेक्स्ट स्लाइड में समझाऊंगा। सेकंड, कि अगर कैपिटल गेन्स की इनकम है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स विच आर चार्ज्ड एट स्पेशल रेट्स, तो वो केस में ये 12 लाख का बेनिफिट नहीं मिलेगा, वो अपना जो स्टैंडर्ड स्लैब स्ट्रक्चर में जाएगा।
अगेन आई शो विथ एग्जाम्पल्स कैलकुलेशन कैसे होगा। अगर कोई ओल्ड रेजिम में जाता है जिसके अंदर बहुत से डिडक्शंस मिलते हैं, तो जो एग्जेम्पशन लिमिट है वो तो 2.5 लाख सालों से चली आ रही है, वही लिमिट है, उसमें कोई चेंज नहीं किया गया है। ओल्ड रेजिम में अगर आप है तो बहुत से आप डिडक्शन ले सकते हो, पर नई रेजिम अगर आप सिलेक्ट करते हो तो स्टैंडर्ड डिडक्शन और एनपीएस का सेल्फ कंट्रीब्यूशन, ऐसी कुछ चीजें ही आपको डिडक्शन मिलेगी, बाकी कोई चीज डिडक्शन नहीं मिलेगी। सो प्रेजेंटेशन की राइट साइड में ये टेबल दिया गया है जिसमें ओल्ड रेजिम में क्या चीज आपको अलावेबल है डिडक्शन और न्यू रेजिम में क्या है। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन फ्रॉम सैलरी दोनों रेजिम में इट इज अलावेबल, पर एटीसी का डिडक्शन यानी एलआईसी पॉलिसी से लेके ढेर सारे इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिडक्शंस है वो ओल्ड रेजिम में मिलते हैं, पर न्यू रेजिम में वो डिडक्शन नहीं मिलते हैं। एनपीएस कंट्रीब्यूशन जिसके ऊपर मैं बात करूंगा, ये एक नया एनपीएस का स्कीम खुला है, उसके ऊपर भी ओल्ड रेजिम में मिलेगा, न्यू रेजिम में नहीं मिलेगा। पर एनपीएस सेल्फ कंट्रीब्यूशन जो है एटीसीसीडी 2 के अंदर, जो 50,000 रुपए तक आप अगर भरते हो एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम में, तो दोनों रेजिम में वो डिडक्शन मिलेगा। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम है वो अगेन ओल्ड रेजिम में मिलता है, न्यू में नहीं मिलता है। इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन अगेन ओल्ड में है, न्यू में नहीं है। इंटरेस्ट ऑन व्हीकल लोन्स सेम ओल्ड में मिलेगा, नहीं मिलेगा न्यू में। लीव एनकैशमेंट हालांकि दोनों में मिलेगा। सिमिलरली डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ फैमिली पेंशन दोनों स्कीम में मिलेगा। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू एनपीएस दोनों के अंदर रहेगा। एचआरए एग्जाम्पशन ओल्ड स्कीम में रहेगा, न्यू में नहीं रहेगा। लीव ट्रैवल अलाउंस अगेन ओल्ड रेजिम में मिलेगा, न्यू में नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन होम लोन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी अगर है तो ओल्ड रेजिम में नहीं मिलेगा, पर न्यू रेजिम में नहीं मिलेगा। पर अगर लेट आउट प्रॉपर्टी है तो इंटरेस्ट ऑन लोन दोनों रेजिम में मिलेगा। प्रोफेशनल टैक्स ओल्ड रेजिम में यस, न्यू में नो। ग्रेचुइटी दोनों रेजिम में मिलेगा, और डोनेशन जो है वो ओल्ड रेजिम में मिलेगा पर न्यू में नहीं मिलेगा। ताकि बहुत से अगर आप देखो तो डिडक्शंस ओल्ड रेजिम में मिलते हैं पर न्यू रेजिम में आपको नहीं मिलेगा। कमिंग टू द स्लैब्स, जो मैंने अभी बात किया कि अगर 12 लाख के ऊपर एक भी रुपया है तो नॉर्मल स्लैब स्ट्रक्चर एप्लीकेबल होगा। पर पहले तो न्यू रेजिम वर्सेस ओल्ड रेजिम की अगर बात करें तो ओल्ड रेजिम में 2.5 लाख तक जीरो टैक्स था, 2.5 से 5 लाख इज 5%, 5 to 10 lakhs 20%, और 10 लाख के ऊपर जाओ तो 30%। न्यू रेजिम के अंदर और ओल्ड रेजिम में लास्ट ईयर यानी करंट ईयर में जो स्लैब्स थे वही स्लैब्स नेक्स्ट ईयर में कंटिन्यू होते हैं, पर न्यू रेजिम के अंदर चेंज है। करंट ईयर में यानी फाइनेंशियल ईयर 24-25 के अंदर अप टू 3 lakhs नील है, 3 to 6 5%, 6 to 9 lakhs 10%, 9 to 12 lakhs 15%, 12 lakhs to 15 lakhs 20%, और 15 लाख के ऊपर 30% है। नाउ दिस स्लैब्स हैव बीन चेंज्ड, और 4 लाख तक अभी नील है, 4 to 8 lakhs में 5%, 8 to 12 lakhs 10%, 12 to 16 lakhs 15%, 16 to 20 lakhs 20%, 20 to 24 lakhs 25%, and about 24 lakhs is 30%. सो 12 लाख के ऊपर जाता है तो टैक्सेबल है, 12 लाख तक नहीं लगता है इन स्पाइट ऑफ दिस स्लैब रेट्स। वो क्यों नहीं लगता है? तो देयर इज अ रिबेट विच इज गिवन। रिबेट पहले करंट ईयर तक 25,000 का रिबेट था। सो ओल्ड रेजिम में 5 लाख तक का अगर इनकम है तो रिबेट मिलता है और जीरो टैक्स हो जाता था, और न्यू रेजिम में 7 लाख तक जीरो टैक्स था। वो रिबेट जो 25,000 का हायर लिमिट था उसको बढ़ा के 60,000 किया गया है, एंड बिकॉज ऑफ विच 12 लाख तक देर इज जीरो टैक्स। ये जो अभी आपको परसेंटेज जो मैंने लिखे हैं वो एक्सक्लूसिव ऑफ सरचार्ज एंड सेस है। सिंप्लीफाई करने के लिए एक्सक्लूसिव ऑफ सरचार्ज और सेस दिया है। इसको वेरियस एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। दिखने में जितना सिंपल लगता है उतना सिंपल है नहीं। सो अगर आपकी इनकम एज एन इंडिविजुअल इट इज 8 लाख ऑफ इनकम, और आपकी कोई भी कैपिटल गेन के हेड यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स में इनकम नहीं है, टोटल इनकम आपकी 8 लाख रुपया है, देन द टैक्स ऑन नॉर्मल रेट जो इनकम टैक्स के नए स्लैब के हिसाब से 20,000 का टैक्स
लगता है, पर सामने आपको 20,000 की रिबेट मिल जाएगी, रिबेट अप टू 60,000 याद रखिए। सो नेट टैक्स इज 0। पर वही 8 लाख अगर आपकी नॉर्मल इनकम 6 लाख है और 2 लाख लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स है, वो केस में आपके टैक्स ऑन नॉर्मल रेट इनकम 10,000 हो जाएगा और टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स आफ्टर 1,25,000 का एग्जेम्पशन मिलता है, वो रिमूव करके 12.5% का टैक्स अप्लाई करते हैं, तो 9,375 टोटल टैक्स हो गया 19,375। उसमें से आपको रिबेट सिर्फ 10,000 रुपए की मिलेगी और 9,375 विल बी द एक्चुअल टैक्स पेएबल। तो यहाँ पे भी 8 लाख की इनकम है, पर ये केस में 9,375 रुपए टैक्स पेएबल आएगा। अगर इनकम 12 लाख है तो नॉर्मल स्लैब के हिसाब से न्यू रेजिम में 60,000 का टैक्स आएगा, आपको 60,000 रिबेट मिल जाएगी, टैक्स 0 हो जाएगा। अगेन 10 लाख की आपकी इनकम नॉर्मल है और 2 लाख की कैपिटल गेन है, एंड ये केस में अज्यूम दैट इज 2 लाख शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। टोटल आपका इनकम यहाँ पे भी 12 लाख है, पर ये केस के अंदर 40,000 रुपीज विल बी द नेट टैक्स पेएबल, बिकॉज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स भरना पड़ेगा। अगर आपकी नॉर्मल इनकम यानी सैलरी इंटरेस्ट वगैरह इनकम 0 है और सिर्फ लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 6 लाख रुपया, ऐसे करके अगर 12 लाख रुपए है, इन दैट केस यू विल पे 99,375। सो ये केस में भी टोटल इनकम तो 12 लाख ही है, पर ये केस के अंदर आपको 99,375 भरना रहेगा। अगर 12.5 लाख की आपकी इनकम है और इसमें अगर कैपिटल गेन नहीं है, नॉर्मल इनकम है, वो केस में आपको टोटल 67,500 का टैक्स आता है। उसके अंदर रिबेट और मार्जिनल रिलीफ मिलता है, क्योंकि आप 67,500 भरोगे तो आपकी इनकम 12 लाख के अंदर चली जाएगी, तो आपको एक 17,500 का मार्जिनल रिलीफ बोलते हैं, वो बेनिफिट मिलेगा। और नेट टैक्स पेएबल विल बी लिमिटेड टू 50,000, यानी 12.5 लाख में 50,000 टैक्स भर के 12 लाख आपके पास बचेंगे। अगर आपकी इनकम 24 लाख रुपए है तो आपकी और अज्यूमिंग कि ये नॉर्मल इनकम स्पेशल रेट ऑफ यानी कैपिटल गेन की इनकम नहीं है, वो केस में 3 लाख का टोटल इनकम रहेगा। सो यहाँ पे अजम्पशन ये है कि टैक्स पेयर इज रेसिडेंट इंडिविजुअल और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो 12.5%, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 20% लगेगा। और यहाँ पे अगेन हेल्थ एंड एजुकेशन सेस को कैलकुलेशन में नहीं लिया है, ताकि एक कैलकुलेशन आपको इजीली पता चले कि नॉर्मल टैक्सेशन का कैलकुलेशन कैसे रहेगा। तो आपको ओल्ड रेजिम में जाना चाहिए कि न्यू रेजिम में, ये अगेन काफी लोगों को कंफ्यूजन रहता है। हर बार दोनों तरह से कैलकुलेशन करके सब देखते हैं, एंड फिर देन वॉट एवर इज बेनिफिशियल यू कैन सिलेक्ट दैट। पर यहाँ पे एक सिंप्लीफाई करके एक स्लाइड दिया है, ताकि अगर आपका एनुअल इनकम जो एक लेफ्ट साइड पे एनुअल इनकम है और राइट साइड पे मैक्सिमम डिडक्शन आपको कितना आप ले सकते हो टू ब्रेक इवन, यानी ओल्ड रेजिम में अगर आपको जाना है और इतनी अमाउंट का डिडक्शन आप ले पाते हो तो ही आपको ओल्ड रेजिम बेनिफिशियल है, नहीं तो नहीं है। तो 5 लाख का अगर एनुअल इनकम है तब तक तो इश्यू नहीं है, पर अगर 12,75,000 का इनकम है then you should have or you should be able to claim 7,75,000 of deduction, तो ही ओल्ड रेजिम आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। सिमिलरली 18 लाख का इनकम है तो 6,91,667, ऐसे करके अलग अलग पूरे स्लैब ये स्लाइड में दिए हैं कि इतना डिडक्शन आपने इन्वेस्टमेंट किया, मेडिक्लेम प्रीमियम है वगैरह वगैरह, जितनी भी चीजें डिडक्शन मिलती है वो सब मिला के अगर इतनी अमाउंट होती है तो ही आपको ओल्ड रेजिम में जाना चाहिए, वरना न्यू रेजिम आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। यहाँ पे अजम्पशन है कि रेसिडेंट नॉन सीनियर सिटीजन का ये कैलकुलेशन है, अगर सीनियर सिटीजन या वेरी सीनियर सिटीजन है तो थोड़ा थोड़ा कैलकुलेशन चेंज हो जाएगा। कमिंग टू कैपिटल गेन्स टैक्स रेजिम, इस बजट में तो कैपिटल गेन टैक्स रेजिम के ऊपर खास कोई चेंज नहीं है, कोई खास अनाउंसमेंट नहीं है, पर लास्ट बजट जो जुलाई के अंदर आया था उसमें काफी चेंजेस हुए थे, एंड विच आर इफेक्टिव फॉर द करंट ईयर फ्रॉम 23rd of July 2024। और इसलिए मैंने यहाँ पे फिर से वो 1-2 स्लाइड रखे हैं, ऑल्दो इट इज नॉट पार्ट ऑफ दिस बजट, आई पुट हियर
जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिफ्रेशिंग एवरीवन्स नॉलेज। तो इसके अंदर दो चीज के चेंज है। एक तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए, और अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो टैक्स कितना लगेगा। सो लिस्टेड इक्विटी पहले भी 12 महीने के ऊपर आप होल्ड करते हो तो लॉन्ग टर्म हो जाता है, सेम चीज कंटिन्यू है। पर लिस्टेड यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट यानी रीट्स है या इनविट्स है, उसमें पहले 36 महीने के बियॉन्ड आप रखते थे तो वो लॉन्ग टर्म गिना जाता था, अभी उसको अलाइन करके 12 महीने कर दिए हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगर आपका होता है उससे कम पीरियड, 12 महीने से कम आप होल्ड करते हो तो पहले 15% टैक्स था, अभी 20% हो गया है। और अगर 12 महीने के बियॉन्ड आप होल्ड करते तो पहले 10% टैक्स था अबव अ गेन ऑफ 1 लाख रुपीज, अभी 12.5% लगेंगे और उसमें 1.25 लाख रुपीज का एग्जेम्पशन या डिडक्शन रहेगा, यानी एनीथिंग अबव 1.25 lakhs विल अट्रैक्ट टैक्स ऑफ एट द रेट ऑफ 12.5%। अनलिस्टेड शेयर्स है तो पहले भी 24 महीने थे, अभी भी 24 महीने है। उसके अंदर जो शॉर्ट टर्म अगर है तो एप्लीकेबल स्लैब रेट्स लगेंगे, जबकि अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स है तो 10% विदाउट इंडेक्सेशन था फॉर नॉन रेसिडेंट्स एंड 20% विथ इंडेक्सेशन फॉर रेसिडेंट्स। तो नॉन रेसिडेंट्स और रेसिडेंट्स के लिए अलग अलग रेट्स थे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स ऑन अनलिस्टेड शेयर्स, पर अभी सभी के लिए इट इज 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन। लिस्टेड सिक्योरिटीज अदर देन यूनिट्स और जीरो कूपन बॉन्ड्स, इसमें 12 मंथ्स का होल्डिंग पीरियड है लॉन्ग टर्म के क्लासिफिकेशन के लिए। अगर शॉर्ट टर्म होता है तो एप्लीकेबल रेट्स रहेंगे, और लॉन्ग टर्म है तो अगेन लोअर ऑफ 10% विदाउट इंडेक्सेशन और 20% विथ इंडेक्सेशन हुआ करता था, और अभी 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन। देन अनलिस्टेड डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स और वेरियस अदर थिंग्स के लिए 24% यूनिफॉर्म कर दिया है पीरियड ऑफ होल्डिंग, पहले 36 महीने थे। शॉर्ट टर्म में हर एक चीज के लिए अभी एप्लीकेबल रेट हो गए हैं, लॉन्ग टर्म के अंदर भी एप्लीकेबल रेट्स ही किए गए हैं। पहले अनलिस्टेड डिबेंचर्स बॉन्ड के ऊपर 20% विथ इंडेक्सेशन था लॉन्ग टर्म के केस में। अगर लैंड एंड बिल्डिंग है तो 24 मंथ्स के ऊपर लॉन्ग टर्म हो जाएंगे, सेम चीज इसमें एप्लीकेबल स्लैब रेट शॉर्ट टर्म के लिए। अगर लॉन्ग टर्म है तो पहले 20% विथ इंडेक्सेशन हुआ करता था, अभी 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन है। एनी अदर कैपिटल एसेट्स पहले 36 महीने थे, अभी 24 महीने हो गए हैं, एंड सेम थिंग, शॉर्ट टर्म है तो एप्लीकेबल स्लैब रेट्स, लॉन्ग टर्म है तो 12.5%। अगर लैंड एंड बिल्डिंग बेचते हैं तो 54 और 54F सेक्शन के अंदर जो डिडक्शन मिलता है फॉर न्यू हाउस प्रॉपर्टी, दैट विल कंटिन्यू। कमिंग टू कंपनीज, देयर इज नो चेंज व्हाटसोएवर इन कॉर्पोरेट टैक्स। तो न्यू रेजिम के अंदर न्यू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो इरिस्पेक्टिव ऑफ द टर्नओवर 17.16%, यानी इंक्लूसिव ऑफ सेस एंड सरचार्ज वगैरह गिने तो इफेक्टिव 17.16% का टैक्स है। न्यू रेजिम अदर देन न्यू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यानी नॉर्मल कंपनीज के लिए 25.17%। अगर आप ओल्ड रेजिम में हो बिकॉज कि आपका कोई कैरी फॉरवर्ड लॉस है, मेट क्रेडिट है, और कोई डिडक्शंस ऐसे हैं जो न्यू रेजिम में नहीं मिलते हैं, देन इन दैट केस आपका टर्नओवर 400 करोड़ के ऊपर है कि नीचे है, उसके ऊपर अलग अलग टैक्स रेट्स है, और उसमें इनकम 1 करोड़ के अंदर है देन 31.20%, 1 करोड़ के 10 करोड़, 1 करोड़ से 10 करोड़ है तो 33.384%, एंड 10 करोड़ के ऊपर है तो 34.944%। और वही चीज 400 करोड़ के ऊपर अगर टर्नओवर है, 400 करोड़ के नीचे टर्नओवर है तो 26% फॉर इनकम अप टू 1 करोड़, 1 करोड़ से 10 करोड़ में 27.82%, एंड 10 करोड़ के ऊपर है तो 29.12%। फॉरेन कंपनीज के लिए करंट ईयर से ही जो एप्लीकेबल टैक्स रेट 40% था उसको रिड्यूस करके 35% प्लस सेस रहेगा। पार्टनरशिप फर्म्स अगेन देयर इज नो चेंज व्हाटसोएवर। अगर इनकम 1 करोड़ तक है तो 31.20% इज द इफेक्टिव टैक्स इंक्लूसिव ऑफ सेस, 1 करोड़ के ऊपर है तो 34.94%, जिसमें सरचार्ज और सेस दोनों लगता है। पर एक अगेन जो चेंज लास्ट बजट में ही अनाउंस हुआ है बट इट इज गोइंग टू बी एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 2025, इसलिए नोट करना चाहिए, एंड दैट इज कि पेमेंट टू पार्टनर्स
ऑफ द फर्म, जो इंटरेस्ट, रेम्यूनरेशन, बोनस वगैरह अगर पार्टनर्स को 20,000 के बियॉन्ड आप पे करते हो तो 10% TDS काटना पड़ेगा। कमिंग टू अदर पर्सनल इनकम टैक्स अनाउंसमेंट्स, तो 80CCD 1B जिसकी मैंने थोड़े टाइम पहले बात किया था, तो देयर इज अ न्यू NPS वात्सल्य स्कीम विच इज अनाउंस्ड रिसेंटली। अभी तक की जो नेशनल पेंशन स्कीम है उसके अंदर आप खुद के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हो, जबकि ये स्कीम के अंदर माइनर बच्चों के लिए पेरेंट्स एंड गार्डियंस कैन कंट्रीब्यूट फॉर द बेनिफिट ऑफ द माइनर्स। Withdrawals will be taxable except in the case of minor's death, while up to 25% of withdrawals for education, medical treatment or severe disability will be tax exempt. तो ये नया स्कीम इंट्रोड्यूस किया है। ये अगेन ओल्ड रेजिम में ही आपको डिडक्शन मिलेगा, न्यू रेजिम में इसका डिडक्शन नहीं मिलता है। फिर एक क्लेरिफिकेशन दिया है, वी ऑल नो कि एनुअल वैल्यू अप टू 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज आर अलाउड, उसके ऊपर डीमिंग बेसिस पे टैक्स नहीं भरना होता है, पर देयर वर वेरियस कंडीशंस अटैच्ड टू क्लेमिंग दिस एग्जेम्पशन। तो वो स्पेसिफिक यानी एम्प्लॉयमेंट बिजनेस की रीजन की वजह से ये आप ऑक्यूपाई नहीं कर पा रहे हो, ऐसे वेरियस कंडीशंस थी, वो कंडीशंस अभी रिमूव हो गई है। तो without any conditions you can claim up to 2 house properties as exempt, self occupied house properties. Then यूलिप के लिए आगे 1 अप्रैल 21 के बाद अगर यूलिप आपने लिया है जिसका प्रीमियम 2.5 लाख के अंदर है, इन दैट केस एग्जेम्प्ट इनकम माना जाता था जब भी यूलिप में से पैसा आए। पर 2.5 लाख के ऊपर है तो उसका क्या करना, उसका कोई क्लैरिटी नहीं था। Now it has been clarified that the profits from redemption of ULIPs with premiums exceeding 2,50,000 will be subject to tax as capital gains, just like sale of equity oriented funds. तो ये clarification ULIP related आया है। Few liberalization TCS स्कीम के अंदर काफी चेंजेस छोटे मोटे इंपॉर्टेंट हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल LRS स्कीम के अंदर रेमिटेंस अगर जब हम बाहर करते हैं, इफ इट इज फॉर एजुकेशन पर्पस और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक के पास से एजुकेशन लोन लेके अगर रेमिट किया जाए, देन 7 लाख के ऊपर अगर रेमिटेंस है तो 0.5% TCS कटता था। नाउ दैट हैज बीन डन अवे विद, सो देयर विल बी नो डिडक्शन ऑफ TCS if it is for education purpose and from banks. और इसके अलावा अगर कोई भी LRS रूट से आप रेमिटेंस करते हो तो 7 लाख की जगह पे लिमिट एनहांस होकर 10 लाख की गई है। सो 10 लाख तक का अगर कोई रेमिटेंस है उसके अंदर TCS नहीं लगेगा। अगर जिसको आप पेमेंट कर रहे हैं वो अगर ITR फाइल नहीं करता है, in that case higher rate of TDS या TCS was applicable, 5% और 20% ऐसे दो अलग अलग रेट्स दिए गए थे। पर ये बहुत क्यूम्बरसम था क्योंकि आप जिसको पेमेंट कर रहे हैं वो सामने वाला टैक्स भरता है नहीं भरता है वो ट्रैक करना बहुत ही डिफिकल्ट था। एंड टैक्स फाइलिंग का जो टाइम होता है, टाइमलाइन रिटर्न फाइलिंग की, तो आफ्टर द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर होता है, तो वो बंदा टैक्स का रिटर्न फाइल करेगा कि नहीं करेगा वो पहले से तो पता भी नहीं होता है। सो दैट वाज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू ट्रैक, एंड इसलिए इसकी जो ये प्रोविजंस थे उसको रिमूव किया गया है। नाउ देयर इज नो नीड फॉर डिडक्शन ऑफ हायर TDS और TCS फॉर नॉन फाइलर्स ऑफ ITR। देन TCS का लेट पेमेंट के ऊपर जो प्रोसिक्यूशन की प्रोविजंस थी उसको रिलैक्स की गई है। सो विद इन टाइमलाइन अगर आपने TCS नहीं भी भरा है पर TCS का रिटर्न भरने के टाइम तक भी अगर पेमेंट कर दिया है देन देयर विल बी नो प्रोसिक्यूशन। सो काफी प्रोविजंस TDS के आगे डिक्रिमिनलाइज किए गए थे, ऑन दैट सेम लाइंस TCS के प्रोविजंस भी थोड़े रिलैक्स किए गए हैं। Again, there was a very cumbersome provision of TCS on sale of goods. So 50 लाख के ऊपर का अगर सेल ऑफ गुड्स है तो एक पार्टी TCS काटती है, एक पार्टी TDS काटती है, एंड देयर वाज ऑलवेज अ कॉन्फ्लिक्ट और बहुत सारा कंफ्यूजन रहता था कि TDS किया जाए TCS किया जाए। तो वो केस में अभी TCS निकाला गया है सो दैट देयर इज नो कंफ्यूजन, ओनली TDS विल रिमेन। TDS के भी काफी रेट्स को रैशनलाइज किया गया है, लिमिट्स बढ़ाई गई है विच विल बी इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 25। सो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स बाय पब्लिक कंपनी टू इंडिविजुअल्स और HUF
जो पहले थ्रेशोल्ड 5,000 रुपये पर एनम था उसको 10,000 किया गया है। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज तो पहले 1 रुपया भी था तो उसके ऊपर TDS 10% लगता था, अभी वो भी 10,000 के ऊपर रहेगा तो ही TDS लगेगा। रेट रिमेन सेम एज 10%। देन सीनियर सिटीजन्स रिसीविंग इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक्स और कोऑपरेटिव्स और पोस्ट ऑफिस, वो केस में 50,000 का लिमिट था उसको बढ़ा के 1 लाख किया गया है। एंड फॉर नॉन सीनियर सिटीजन्स के लिए 40,000 का लिमिट था उसको बढ़ा के 50,000 किया गया है। एंड इन अदर केसेस इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज है वो 5,000 से बढ़ा के 10,000 किया गया है। रेट अगेन remains the same as 10%. So this is for interest other than interest on securities. डिविडेंड का अगेन थ्रेशोल्ड 5,000 के से बढ़ा के 10,000, रेट रिमेन सेम एज 10%। विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल्स, हॉर्स रेस वगैरह में 10,000 का लिमिट था, वो स्टिल रिमेन्स 10,000। पहले 10,000 पर एनम था, अभी 10,000 पर ट्रांजैक्शन हो गया है। रेट रिमेन्स 30%। इंश्योरेंस कमीशन और प्राइज मनी, सेल ऑफ लॉटरी टिकट्स, कमीशन और ब्रोकरेज, ये सब चीज के ऊपर 15,000 पर एनम था, वो 20,000 पर एनम हो गया है। रेंट के ऊपर पहले 2,40,000 पर ईयर था, उसको बढ़ा के 50,000 पर मंथ यानी 6 लाख पर एनम हो चुका है। सो वो एक बहुत बड़ा रिलीफ या लिमिट में बढ़ावा किया गया है। फीस फॉर प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज 30,000 पर ईयर से बढ़ा के 50,000 पर ईयर। इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ म्यूचुअल फंड और स्पेसिफाइड कंपनी और अंडरटेकिंग जो 5,000 था उसका 10,000 लिमिट हो गया है। इनकम बाय वे ऑफ एनहांस्ड कॉम्पेंसेशन 2.5 लाख पर ईयर था, उसका 5 लाख पर ईयर हो गया है। इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट, नो थ्रेशोल्ड था, अभी भी नो थ्रेशोल्ड है, पर रेट इसमें घटा के 10% किया गया है। Few relaxations in charitable trust related regulations again applicable from 1st April 25. This again is very important because पिछले थोड़े साल में चैरिटेबल ट्रस्ट रिलेटेड इतने सारे नए प्रोविजंस इंट्रोड्यूस किए थे। एंड चैरिटेबल ट्रस्ट बिकॉज दे आर नॉट फॉर प्रॉफिट, उनके पास स्टाफ भी कम होता है और सही में वो दे आर वर्किंग फॉर द गुड ऑफ द सोसाइटी, पर फिर भी कंप्लायंस इतना बढ़ चुका था और नॉन कंप्लायंस की वजह से बहुत दिक्कतें आ रही थी, जिसमें से एक था कि उनका रजिस्ट्रेशन फॉर मेनी टाइम्स फ्लिम्जी रीजंस, कुछ इंफॉर्मेशन कम सबमिट हुई है या कोई भी रीजन देके फॉर्म का ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जाता था। सो नाउ दैट हैज बीन रिलैक्स्ड, सिर्फ नॉन सबमिशन ऑफ सर्टन इंफॉर्मेशन की वजह से या इनकम्प्लीट एप्लीकेशन होने की वजह से ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं किया जाएगा। अगेन अगर रजिस्ट्रेशन मिला है तो उसकी वैलिडिटी 5 ईयर से बढ़ा के 10 साल की गई है if they fulfill specific conditions and requirements, and after claiming exemption under section 11 and 12 अगर total income is less than 5 crore rupees. Then there were provisions under section 13 जिसके अंदर ट्रस्ट का अगर बेनिफिट ट्रस्टीज या उनके रिलेटिव को डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ मिला है या मिल चुका है, इन दैट केस दे वुड लूज देयर एग्जेम्पशन स्टेटस, जिसके अंदर भी थोड़े रिलैक्सेशन करके जो लिमिट थी थ्रेशोल्ड वो 50,000 से 1 लाख पर ट्रांजैक्शन और 10 लाख क्यूमुलेटिवली अप टू द एंड ऑफ रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर। तो जो लिमिट्स है कि ये अमाउंट कितना बेनिफिट उनको मिला है उसको एक्सपांड किया गया है। एंड रिलेटिव्स ऑफ contributors and concerns with substantial interest will be removed from the list of specified persons. So all in all चैरिटेबल ट्रस्ट रिलेटेड जो भी रेगुलेशंस थे उसको थोड़ा रिलैक्स किया गया है। अभी भी देयर आर अ लॉट ऑफ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स रेगुलेशंस जो चैरिटेबल ट्रस्ट को एप्लीकेबल है, और कहीं ना कहीं अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम द ट्रेड, आवर ट्रेड एंड इंडस्ट्री हैव बीन डूइंग अ लॉट ऑफ चैरिटेबल वर्क थ्रू ट्रस्ट्स, तो उनको बाकी जो कंप्लायंसेस है वो अच्छे से समझ के करते रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ट्रांसफर प्राइसिंग रेगुलेशंस में अगेन थोड़े बहुत रिलैक्सेशंस है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेशन ऑफ द आर्म्स लेंथ प्राइस जो है वो 3 साल के ब्लॉक पीरियड के लिए अप कर सकते हैं। सो इफ द ALP इज डिटरमाइंड फॉर अ ट्रांजैक्शन इन वन पर्टिकुलर ईयर, देन फॉर सिमिलर ट्रांजैक्शंस नेक्स्ट 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स के लिए वो सेम ALP अपन अप्लाई कर सकते हैं। बट ये ऑप्शन सिलेक्ट करने के लिए टैक्स पेयर्स विल हैव टू सिलेक्ट दैट
ऑप्शन विद इन अ प्रिस्क्राइब टाइम फ्रेम। ये सब प्रिस्क्राइब किए जाएंगे, कैसे करना है, कब तक करना है। एंड द ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर विल वैलिडेट द ऑप्शन विद इन 1 month सब्जेक्ट टू प्रिस्क्राइब कंडीशंस। सो ये बहुत वेलकम चेंज है, बिकॉज एक बार ALP प्राइस एक्सेप्ट हो चुका है, अगर उसको हर साल फिर से ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर्स क्वेश्चन करे, चैलेंज करे, और कई बार तो ऐसा होता था कि नेक्स्ट ईयर में चैलेंज करने के बाद अगर कुछ एडिशन होता था, एंड इफ दे हैड इनफ रीजंस दे वुड रीओपन इवन पास्ट असेसमेंट्स। तो अभी ये 3 साल के ब्लॉक पीरियड के लिए ALP फिक्स हो गया, देन एवरी ईयर का ये हेडेक चला जाएगा, टेंशन चला जाएगा, अनसर्टनिटी चला जाएगा। Similarly, there has been announcement to expand the list of safe harbor rules के अंदर जो various things are notified under the safe harbor rules। अभी तक ITES KPO सर्विसेज हो या इंट्रा ग्रुप लोन्स हो, उसके ऊपर इंटरेस्ट का सेफ हार्बर रूल है। कॉर्पोरेट गारंटीज, R&D सर्विसेज, ये सब के ऊपर सेफ हार्बर रूल्स है। यानी आपने मिनिमम कुछ परसेंटेज एज प्रिस्क्राइब बाय द सेफ हार्बर रूल्स अगर मार्जिन दिखाया है, इन दैट केस इट विल नॉट बी क्वेश्चन। इवन स्पेसिफिक डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस के अंदर कुछ ट्रांजैक्शंस वर सब्जेक्ट टू द सेफ हार्बर रूल्स, इंक्लूडिंग डायमंड माइनिंग कंपनीज कमिंग एंड सेलिंग रफ डायमंड्स इन इंडिया। तो वो SDTs के अंदर आता है, उसमें भी सेफ हार्बर रूल का लास्ट बजट में अनाउंसमेंट हुआ था। एंड दिस ईयर इट हैज बीन प्रपोज टू एक्सपांड द लिस्ट of more such services and goods जिसके अंदर safe harbor rules will be applied. The list and the details are yet to be announced, but hopefully it will make life easier for a lot of companies who fall under the transfer pricing regulations. Coming to other amendments, एक जो important है कि there was a provision of updated returns की एक provision was introduced in the previous budgets, जिसके अंदर रिटर्न फाइल करने के बाद अगर कोई मिस्टेक मिलती है, यू कैन अपडेट योर रिटर्न, पे एडिशनल टैक्स, एंड यू नॉट फेस एनी पेनल प्रोसीडिंग्स। आपका उसके ऊपर डिपार्टमेंट कुछ भी हरेसमेंट नहीं करेंगे। सो टाइम लिमिट फॉर दिस वाज विदिन 48 months, within 24 months from the end of the year. Now it has been increased to 48 months. तो एग्जिस्टिंग जो है करंट ईयर में एप्लीकेबल, उसमें आप 25% ऑफ द टैक्स एंड इंटरेस्ट पेएबल एडिशनल भरते हो, तो 12 महीने के अंदर आप अपडेट कर सकते हो रिटर्न को। अगर 12 महीने से 24 महीने में अपडेट करना है, देन 50% ऑफ द टैक्स एंड इंटरेस्ट वाज पेएबल। नाउ न्यू थ्रेशोल्ड्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड, सो 24 मंथ से 36 मंथ्स में अगर अपडेट करना है, देन 60% ऑफ द टैक्स एंड इंटरेस्ट विल बी पेएबल। एंड 36 मंथ से लेके 48 मंथ्स के अंदर है तो 70% ऑफ द एग्रीगेट टैक्स एंड इंटरेस्ट विल बी पेएबल एंड यू कैन स्टिल अपडेट द रिटर्न्स। हाउएवर, अगर आपका केस 148A के अंदर रीओपन करने की ऑलरेडी नोटिस इश्यू हो चुकी है, या फॉर वॉट एवर अदर रीजंस द डिपार्टमेंट हैज ऑलरेडी फाउंड आउट कि इसके अंदर देयर इज इनकम विच इज एस्केपिंग असेसमेंट, सर्च सीजर कहीं पे भी उनको पता चलता है, प्रोसीडिंग्स आर ऑलरेडी इनिशिएटेड, in that case you cannot update your return। 148 के अंदर ऑलरेडी अगर नोटिस इश्यू हो चुकी है परंतु आगे जाके वो ड्रॉप हो जाता है, इन दैट केस अगेन यू विल बी एलिजिबल टू अपडेट द रिटर्न। स्टार्टअप्स के लिए जो स्कीम है, एज वी ऑल नो, 10 years के ब्लॉक के अंदर एनी 3 consecutive years यू कैन क्लेम 100% टैक्स एग्जेम्पशन, जिसके अंदर सनसेट विंडो था उसको एक्सपांड करके एक्सटेंड करके अभी 1 अप्रैल 2030 तक ये बेनिफिट दिया जाएगा। अर्लियर ये बेनिफिट 31 मार्च 25 को ये बेनिफिट फिनिश हो रहा था, उसको एक्सटेंड करके 1 अप्रैल 2030 तक के स्टार्टअप्स को ये बेनिफिट दिया जाएगा। सिमिलरली companies which are established in the IFC GIFT City, इसके अंदर भी जो टैक्स कंसेशंस है वो एक्सटेंड करके 31 मार्च 2030 तक मिलेंगे बेनिफिट्स। Any life insurance policy which is issued by a GIFT City insurance intermediary to non-resident Indians
and the premiums are in certain limits. So 2.5 lakh for unit linked insurance ULIP policies and 5 lakhs for others will be exempt from taxes. डिविडेंड्स या डीम डिविडेंड के प्रोविजंस में भी रिलैक्सेशन है कि अगर कोई कंपनी का एक गिफ्ट सिटी यूनिट है और उसके साथ कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, in that case it will not be considered as deemed dividend. Then a few other announcements for ease of doing business. अगर कोई नॉन रेसिडेंट इंडिया में से गुड्स परचेस करता है, then that will not be treated as a significant economic presence for attracting taxation या कोई भी compliance related की responsibility नहीं आएगी. क्रिप्टो करेंसी या क्रिप्टो एसेट्स में कोई डील करता है तो अभी इंडिविजुअल्स विल हैव टू फाइल अ स्पेशल रिटर्न, और वो रिटर्न नहीं फाइल करने की पेनल्टी रहेगी. उसमें कोई भी एरर्स वगैरह है तो 30 डेज में उसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा. एंड द डेफिनेशन ऑफ क्रिप्टो एसेट्स हैज बीन एक्सटेंडेड कि ऑल डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी के साथ कनेक्टेड कोई भी क्रिप्टोग्राफिक है, सिक्योरिटी है, वो हर एक टाइप का क्रिप्टो एसेट विल बी कवर्ड विद इन द डेफिनेशन एंड इट विल हैव टू बी रिपोर्टेड. तो ये एडिशनल कंप्लायंस बर्डन हैज बीन इम्पोज्ड ऑन इंडिविजुअल्स. बट ओवरऑल इनकम टैक्स लॉ सिंप्लीफाई करने के लिए एक बड़ा अनाउंसमेंट है, एंड विच वाज आल्सो अनाउंस्ड इन द लास्ट बजट बट अभी तक नहीं हुआ है, एंड दैट इज अ न्यू इनकम टैक्स बिल. एक नया इनकम टैक्स लॉ आएगा विच विल बी अ वेरी सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ द करंट लॉ, जो बहुत ओवर द इयर्स कॉम्प्लेक्स हो चुका है. बहुत से सेक्शन, सब सेक्शंस, एक्सप्लेनेशंस, क्लॉजेस, पैराग्राफ्स, रूल्स, वो एकदम जो बड़ा लॉ है उसको आधा करने की बात है थ्रू अ लॉट ऑफ सिंप्लीफिकेशन. दिस विल प्रोबेबली कम अप दिस वीक एज अनाउंस्ड इन द बजट. विल हैव टू सी कि उसमें क्या आता है, कैसे आता है, and if it is immediately made effective, then probably we'll have to have one more session very soon to discuss about the new bill. अभी इनडायरेक्ट टैक्सेस की थोड़ी बात कर ले तो कस्टम्स ड्यूटी के अंदर, खास करके जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर के अंदर, देयर हैज बीन रिडक्शन इन सर्टेन रेट्स. सो चैप्टर हेडिंग 7113 ऑर्नामेंट्स स्टडेड विद स्टोन्स और पर्ल्स, जिसमें बीडी 25% से घटा के 2 फरवरी 25 ऑनवर्ड से 20%. आर्टिकल्स ऑफ गोल्डस्मिथ्स एंड सिल्वरस्मिथ्स वेयर्स एंड पार्ट्स thereof 25% से घटा के 20%. प्लेटिनम फाइंडिंग्स 25% से घटा के 5%. एआईडीसी नील था पहले, एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर सेस, वो नील से 1.5% ऐड हुआ है. गोल्ड बार्स, गोल्ड कॉइन्स, गोल्ड इन एनी अदर फॉर्म एक्सक्लूडिंग ऑर्नामेंट्स, उसमें जो सरचार्ज था वो 10% से नील किया गया है. सीड्स फॉर यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लैब ग्रोन डायमंड्स, बीसीडी नील है. देन कुछ स्पेसिफिक चीजों के ऊपर जो चैप्टर हेडिंग टैरिफ लाइंस थे उसको डिफरेंट किया गया है. सो प्रेशियस मेटल्स कंटेनिंग 99.9% और मोर बाय वेट ऑफ सिल्वर, और कंटेनिंग 99.5% और मोर वेट ऑफ गोल्ड, or containing 99% or more by weight of platinum under heading 7106, 7108 and 7110 respectively will have to be different. So tariff lines को different और specific किया गया है. applicable from 1st of May 25 से आप जब भी bill of entry फाइल करो तो ये अलग heading में फाइल होगी. A lot of companies use solar पावर इन देयर प्रोसेसेस, तो उसके अंदर थोड़े बहुत ड्यूटी चेंजेस है, जिसके अंदर सोलर सेल्स के ऊपर बीसीडी 25% से 20% किया गया है, पर एआईडीसी नील था उसको 7.5% इंट्रोड्यूस किया गया है. एसडब्ल्यूएस 10% से 0 किया गया है. सोलर मॉड्यूल एंड अदर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस एंड फोटोवोल्टिक सेल्स के ऊपर 40% से बीसीडी 20% घटाया गया है. एआईडीसी नील से 20% डाला है, सो इफेक्टिवली इट कम्स टू 40% ओनली. एसडब्ल्यूएस 10% से 0 किया गया है. फिर कस्टम्स के अंदर और काफी रिलैक्सेशंस है. एक प्रोविजनल असेसमेंट करने की टाइमलाइन पहले थी, टाइम लिमिट नहीं थी, उसको अभी 2 इयर्स का टाइम लिमिट दिया गया है, एंड अंडर स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस इट कैन बी एक्सटेंडेड बाय 1 more year, पर टाइम बाउंड किया है जो टाइम बाउंड नहीं था.
एक बहुत ही बढ़िया नया प्रोविजन है, इंट्रोडक्शन ऑफ मैकेनिज्म फॉर वॉलेंटरी रिवीजन ऑफ बिल्स ऑफ एंट्री और शिपिंग बिल्स पोस्ट क्लियरेंस ऑफ गुड्स। गुड्स को क्लियर करने के बाद पता चला कि कोई गलती रह गई है, तो आप वॉलेंटरीली बिल ऑफ एंट्री या शिपिंग बिल को रिवाइज कर सकते हैं, और उसके ऊपर से अगर कोई टैक्स ड्यूटी भरनी है तो आप भर सकते हैं, और अगर रिफंड क्लेम करना है तो भी आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं, एंड इट विल बी ट्रीटेड एज सेल्फ असेसमेंट। देन सेटलमेंट कमीशन जो था इनडायरेक्ट टैक्सेस रिलेटेड, उसको टर्मिनेट किया गया है with effect from 1st April 25, so there will be no settlement commission का provision. Coming to GST related changes, खास करके काउंसिल ने जो रिसेंट मीटिंग्स में अनाउंसमेंट किए थे उसको ऑपरेशनलाइज करने के लिए कुछ और कुछ रिसेंट जजमेंट्स थे, उसको नलीफाई करने के लिए चेंजेस बजट में अनाउंस हुए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये एक था चेंज, जो सुप्रीम कोर्ट का एक रिसेंट जजमेंट था सफारी रिट्रीट्स के केस के अंदर, जिसमें कहा गया था कि कोई लीज होल्ड बिल्डिंग है, यानी बिल्डिंग को लीज पे दिया गया है, उस पे लीज रेंटल पे जो जीएसटी लगता है, उसके सामने वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने के लिए जो भी इनपुट्स यूज हुए हो उसकी आईटीसी मिलनी चाहिए, इफ दैट बिल्डिंग इज इन द नेचर ऑफ प्लांट और मशीनरी। तो अगर मान लेते हैं कि कोई फैक्ट्री बिल्डिंग है जिसके अंदर इट इज फॉर द पर्पज ऑफ ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग सपोज, या कोई बिल्डिंग इज इन द नेचर ऑफ इटसेल्फ अ प्लांट, लाइक कोई थिएटर या मल्टीप्लेक्स है, कोई गेम जोन है, तो वो सब चीज के अंदर आउटपुट के ऊपर जीएसटी लगता है, देन इनपुट्स के ऊपर भी आईटीसी मिलना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। ये जजमेंट को नलीफाई करते हुए रिट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट ये बजट में किया गया है, दैट द वर्ड्स शुड बी रेड एज प्लांट एंड मशीनरी एंड नॉट प्लांट और मशीनरी। सो ये पूरा इंटरप्रिटेशन जो सुप्रीम कोर्ट ने लिया था उसको नलीफाई करके आईटीसी विल नॉट बी अलावेबल ऑन इमूवेबल प्लांट प्लांट एंड बिल्डिंग। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। देन आईएसडी जो आरसीएम के ऊपर सीजीएसटी और एसजीएसटी क्रेडिट तो आरसीएम में मिलता था, पर जिस तरह का ड्राफ्टिंग था उस हिसाब से आईजीएसटी के क्रेडिट नहीं मिलते थे, उसको अभी अलावेबल किया गया है। अ न्यू इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम विल बी इंट्रोड्यूस्ड। आज की डेट में इनवॉइस ई इनवॉइस भी अपन अपलोड करते हैं, देयर इज नो प्रोविजन फॉर द रेसिपिएंट टू कंफर्म द इनवॉइस। ये नया सिस्टम अभी आएगा जिसमें परचेजर ऑफ गुड्स और सर्विस विल हैव टू कंफर्म द इनवॉइस, यानी इनवॉइस को पोर्टल पे जाके ओके करना पड़ेगा। सो अगेन दिस डेट इज नॉट येट अनाउंस्ड, बट दिस विल खास करके जो बोगस क्लेम्स जीएसटी के होते हैं उसके रिलेटेड बहुत से केसेस बाहर आ रहे हैं, and in order to plug the loopholes in the system, this two-way confirmation system is being introduced. एक चीज अगेन बजट में नहीं है पर इंपॉर्टेंट टू नोट इज दैट फ्रॉम 1st of April 25 से जो पहले 100 करोड़ के ऊपर का टर्नओवर हो तो ई इनवॉइस की लिमिट 30 डेज थी, अभी 10 करोड़ के ऊपर के टर्नओवर में भी ई इनवॉइस की लिमिट 30 डेज हो जाएगी। फिर एक नया प्रोविजन स्पेसिफाइड कमोडिटीज, ये स्पेसिफाइड कमोडिटीज कौन सी रहेगी पता नहीं है, पर उसके लिए ट्रैक एंड ट्रेस मैकेनिज्म एप्लीकेबल किया जाएगा, जिसके अंदर यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्किंग रहेगा ऑन द गुड्स, ऑन द इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज एंड एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन। सो क्यूआर कोड वगैरह का कोई भी मैकेनिज्म होगा और उसके थ्रू कांस्टेंट वो गुड्स मूव भी कर रहे हैं, ट्रांजिट में है, उसको ट्रैक कर सकेंगे डिपार्टमेंट। इस टाइप का एक ट्रैक एंड ट्रेस मैकेनिज्म विल बी पुट इन प्लेस। हो सकता है कि दिस द लिस्ट ऑफ कमोडिटीज विच विल बी स्पेसिफाइड उसमें डायमंड भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। देन प्री डिपॉजिट फॉर अपील्स ऑन पेनल्टी ओनली ऑर्डर्स। तो अगर ई-वे बिल रिलेटेड कोई पेनल्टी प्रोसीडिंग्स चलता था तो उसके अंदर 25% का प्री डिपॉजिट का रिक्वायरमेंट था, जिसको रिड्यूस करके अभी 10% किया गया है। परंतु ई-वे बिल के अलावा कोई भी पेनल्टी रिलेटेड का अगर केस चल रहा है जिसके ऊपर अभी तक कोई भी प्री डिपॉजिट की रिक्वायरमेंट नहीं थी, पर वो केस में भी अभी 10% ऑफ द पेनल्टी अमाउंट विल हैव टू बी पेड बिफोर प्रीफरिंग द अपील्स।
Then amendment to restrict output liability reversal owing to credit notes on non-reversible of attributable ITC by the recipient. अगर किसी ने क्रेडिट नोट इश्यू किया है पर सामने वाली पार्टी ने उनके जीएसटी लायबिलिटी में वो रिवर्सल आईटीसी अगर नहीं किया है, इन दैट केस क्रेडिट नोट के ऊपर जीएसटी का डिडक्शन नहीं मिलेगा. इन केस ऑफ वाउचर्स ऑफ एनी काइंड इंक्लूडिंग गिफ्ट वाउचर्स, उसको अभी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज नहीं गिना जाएगा क्योंकि इट इज मोर लाइक एन एडवांस पेमेंट. जब एक्चुअल गुड्स का डिलीवरी होगा या सर्विसेज प्रोवाइड किया जाएगा उसके ऊपर जीएसटी लगेगा. जस्ट इश्यू ऑफ द वाउचर्स विल नॉट बी लायबल टू जीएसटी. तो ये भी अगर अगेन बजट में नहीं है पर अलग से सर्कुलर से है, एंड बिकॉज इट इज अ रिसेंट सर्कुलर आई थॉट कि उसके ऊपर भी एक मोमेंट वी शुड स्पेंड. सो दिस वर द इनडायरेक्ट टैक्स प्रपोजल्स. क्विकली एक दो स्लाइड्स में और इम्पोर्टेंट जो अनाउंसमेंट्स है उसमें एमएसएमई रिलेटेड बहुत से लाइक रिलैक्सेशंस है, खास करके लिमिट्स डबल या 2.5 टाइम्स की गई है. सो इन्वेस्टमेंट लिमिट माइक्रो एंटरप्राइज में 1 करोड़ से 2.5 करोड़, स्मॉल एंटरप्राइज में 10 करोड़ से 25 करोड़ एंड मीडियम एंटरप्राइज में 50 करोड़ से 125 करोड़. एंड टर्नओवर की लिमिट 5 करोड़ से 10 करोड़ फॉर माइक्रो, 50 करोड़ से 100 करोड़ फॉर स्मॉल एंड 250 करोड़ से 500 करोड़ फॉर मीडियम एंटरप्राइजेस. नोट की ये टर्नओवर की लिमिट एक्सपोर्ट्स को एक्सक्लूड करते हुए, सो विच इज इमेंस बिकॉज एक्सपोर्ट्स को निकाल के 500 करोड़ तक का आपका टर्नओवर है तब तक आप एमएसएमई की डेफिनेशन में फॉल होंगे. एंड इफ यू फॉल अंडर द एमएसएमई डेफिनेशन देयर आर अ होस्ट ऑफ बेनिफिट्स विच आर अवेलेबल, इंक्लूडिंग जो क्रेडिट गारंटी है अंडर द सीजीएफटी स्कीम वो एप्लीकेबल होगा, जिसके अंदर भी लिमिट जो है वो करंट लिमिट थी 5 करोड़ से बढ़ा के 10 करोड़ की गई है. स्टार्टअप्स के लिए लिमिट 10 करोड़ थी, उसको 20 करोड़ की गई है. एंड एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एमएसएमईज के लिए फॉर टर्म लोन्स अप टू 20 करोड़ भी ये क्रेडिट गारंटी स्कीम एप्लीकेबल होगी. इसके अलावा भी काफी स्कीम्स अभी भी एप्लीकेबल है और पास्ट में थी, फ्यूचर में भी आ सकती है. सो देयर वाज दिस इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम व्हिच वाज एप्लीकेबल फॉर MSMEs. So any scheme which is made up by the government for MSME will now be available to most of the companies in the gems and jewelry industry. अगर माइक्रो एंटरप्राइज कोई है और उद्यम पोर्टल के ऊपर रजिस्टर्ड है तो कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड्स भी इशू किए जाएंगे जिसके अंदर 5 लाख की क्रेडिट लिमिट रहेगी. फॉर द फर्स्ट 5 लाख फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स के लिए टर्म लोन विल बी प्रोवाइडेड अप टू 2 करोड़ ड्यूरिंग द नेक्स्ट 5 years. सो अगेन क्रेडिट अवेलेबिलिटी टू एमएसएमई इंक्रीज करने के लिए काफी रिलैक्सेशंस अनाउंस किए गए. कॉर्पोरेट लॉ रिलेटेड भी काफी सिंप्लीफिकेशन की बात है. तो एक मर्जर, फास्ट ट्रैक मर्जर ऑफ कंपनीज, उसका प्रोसेस भी सिंपल किया जाएगा और स्पीडी किया जाएगा. एक नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन हैज बीन अनाउंस्ड. अगेन उसके अंदर क्या स्कीम्स लाएंगे जिसके लिए विच आर बेनिफिशियल फॉर द ट्रेड वी डोंट नो एज ऑफ येट, but it has been announced that there will be a national manufacturing mission which will provide policy support, execution roadmap, governance and monitoring framework. A fund for startups with 10,000 crores of outlay has been set up. इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई लिमिट 74% से बढ़ा के 100% किया गया है, अगेन विच विल अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज. इंश्योरेंस बीइंग एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट of cost as well as risk management in the gems and jewelry industry. Again, with higher competition in this sector, it will be beneficial for the trade. बाकी जितने भी रेगुलेशंस है टैक्सेशन के अलावा, जिसके अंदर बहुत से लाइसेंसेस, परमिशंस की बात है, वो सब रेगुलेशंस को भी रिव्यू करके एक स्पेशल कमेटी, हाई लेवल कमेटी बनाई गई है विच विल कट डाउन और रिकमेंड कटिंग डाउन अ लॉट ऑफ रेड टेप to make ease of doing business. एक सेंट्रल केवाईसी विल बी एस्टैब्लिश्ड एंड रोल्ड आउट इन 2025 ताकि हर एक जगह पे केवाईसी के अलग डॉक्यूमेंट्स हर एक बैंक को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को सबमिट ना करने पाए. दोज डॉक्यूमेंट्स कैन बी शेयर्ड इजीली. भारत ट्रेड नेट करके एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जाएगा विच विल बी यूनिफाइड प्लेटफॉर्म फॉर ट्रेड डॉक्यूमेंटेशन एंड फाइनेंसिंग सॉल्यूशंस. अगेन इसकी बहुत सी डिटेल्स अनाउंस नहीं हुई है
बट प्री शिपमेंट पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट वगैरह को अगर इसमें कवर किया जाए तो इट विल बी वेरी एडवांटेजियस फॉर द जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री. Similarly, our export promotion mission will be set up. तो इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन बढ़ाने के लिए और एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए दिस विल बी अ न्यू initiative. Probably it will be useful for the gems and jewelry industry in general. Thank you everyone. Thank you so much for patiently hearing this session.